गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 4 जलवायु से ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है मानसून की वापसी। तो इस वर्कशीट में हम मानसून की वापसी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से मानसून पीछे हटता है, वापस जाता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। अब जब अक्टूबर नवंबर का समय आता है बेटा, तो टेम्परेचर जो होता है उत्तरी मैदानों में कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठंडक वहाँ पे होनी शुरू हो जाती है, सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब वहाँ पे ठंडा बन जाता है, जो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा। हमने पढ़ा भी था कि इन दोनों में विपरीत जो है होता है, रिलेशनशिप जो होता है इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा और अगर तापमान कम होगा जगह का तो वायु दाब ज़्यादा होगा। तो बेटा जब यहाँ पे उत्तरी मैदानों में इस समय पर ठंडा मौसम शुरू हो जाता है तो टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, इस वजह से वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जो निम्न दाब था वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। पहले जब यहाँ पे गर्मी थी तो वायु दाब कैसा था, कम था, और समुद्री इलाकों में जो था वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होता था। इस वजह से पवनें क्या करती थी, समुद्री एरिया से स्थल की ओर चलती थी। उसके बाद है बेटा निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली बनना, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है। मानचित्र के द्वारा तिथि के अनुसार इसे समझिए। अब बेटा जहाँ पे निम्न दाब होता था उन स्थानों पे क्या होता है, उच्च दाब बन जाता है, और जैसे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून था वो क्या होता है, पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसको मैप के हेल्प से हम समझते हैं। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ पर पहला ये 1 सितंबर से यहाँ से मानसून की जो है वापसी शुरू होती है, जो राजस्थान का हिस्सा है। उसके बाद ये 15 सितंबर से गुजरात और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ से वापसी होती है। उसके बाद ये 1 अक्टूबर को यहाँ ये वाले एरिया से वापसी हो जाती है मानसून। 15 अक्टूबर तक यहाँ तक वापस चला जाता है। 1 नवंबर तक यहाँ वाले एरिया में, 15 नवंबर तक यहाँ, और फिर 1 दिसंबर तक यहाँ से चला जाता है। 15 दिसंबर का यहाँ पे दिखाया है। तो इस समय तक लगभग पूरा ही मानसून चला जाता है, पूरे भारत से मानसून की वापसी हो जाती है। अब क्या होता है, जो पवनें होती है वह स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पर उच्च दाब बन जाता है स्थल पे और समुद्र वाले इलाके में निम्न दाब बन जाता है। तो वहाँ से समुद्र की तरफ पवनें शुरू कर देती है खिसकना। अब उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। जो उत्तरी मैदान होते हैं वहाँ पे गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पे कैसा परिवर्तन हो जाता है, शीत ऋतु में परिवर्तित हो जाता है ये मौसम। आसमान जो होता है वो साफ होता है, दिन का तापमान उच्च मतलब ज़्यादा होता है, रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है, स्थल अभी भी आर्द्र ही होता है। अब रात आसमान जो वो साफ़ होता है, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रातें लेकिन ठंडी होती है, और स्थल कैसा होता है, आर्द्रता वहाँ पे बनी रहती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अब दिन में क्या होता है, एक तो टेम्परेचर जितना हाई होता है, ऊपर से नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है मौसम में, जिसकी वजह से जो मौसम होता है कैसा होता है, असहनीय हो जाता है, उसको उमस भरा होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, क्वार की उमस भी कहते हैं। उसके बाद है बेटा नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। अब नवंबर की शुरुआत में क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी होती है यहाँ पर कैसा वो बन जाता है, निम्न दाब की अवस्था बन जाती है, और इसी कारण यहाँ पर चक्रवातों का निर्माण होता है। अब जो ये चक्रवात होते हैं ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट, ये जो भारत का पूर्वी तट है इसको पार करके विनाशकारी तूफान और वर्षा लाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। अब बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान और बारिश आते हैं। जो यहाँ तमिलनाडु वाला हिस्सा है उसमें इस समय पे जो नवंबर और दिसंबर के समय पे बहुत तूफ़ान आते हैं, इसी वजह से आते हैं, इन्हीं चक्रवातों की वजह से। कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। तो जो कोरोमंडल पर तट है उस पर जो वर्षा होती है वो इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। मानसून एकता का परिचायक। अब जो मानसून है वो पूरे भारत को एक एकता के
सूत्र में बांध देता है। किस तरह से? हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। अब जो हिमालय है उसके द्वारा जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हिमालय ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिस वजह से जो उत्तरी भारत है उसमें उच्च तापमान बना रहता है, टेम्परेचर हाई बना रहता है। इसी प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान सम बना रहता है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है तो वहाँ पे ये तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे जो तापमान होता है वह कैसा बना रहता है? सम। ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव इस मानसूनी लय के चारों ओर घूमता है और यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधता है। अब जो भारत का भूदृश्य है, जो इसके जीव है, वनस्पति, कृषि चक्र है, मानव जीवन है और त्यौहार है, वो सब किसके चारों तरफ घूमते हैं? मानसून की तरफ। चारों तरफ जो मानसून से संबंधित ही हैं सारी चीज़ें, इसलिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। अब जैसे कुछ त्यौहार हैं जो हमारे, जैसे बैसाखी हो गया, ओणम हो गया, तीज हो गया, ये सब किस पे संबंधित है? जब मानसून आता है उससे फसल जो है उससे संबंधित है। इसी तरीके से जो कृषि है वो भी मानसून पर निर्भर रहती है। जो वनस्पति है, जीव हैं, वो सब किस पे? मानसून पर निर्भर रहते हैं। वर्षा चाहिए वनस्पति को, कृषि को भी, तो इस वजह से ये जो देश है उसको पूरे एक सूत्र में बांधती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब इसलिए बनना शुरू हो जाता है क्योंकि इस समय दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है तथा निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब बनना शुरू हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मानसून की वापसी की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। इसका आंसर है, मानसून की वापसी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पवनें स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देती हैं। दूसरा, उत्तरी मैदानों में वर्षा ऋतु की जगह पे शीत ऋतु आ जाती है। थर्ड, नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। और आसमान साफ, दिन का तापमान उच्च, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। यह मानसूनी पवनें पूरे भारत को जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। दूसरा, पूरा भारतीय भूदृश्य, इसके जीव, वनस्पति, मानव जीवन, कृषि चक्र तथा त्यौहार उत्सव इसी मानसून के चारों ओर घूमते हैं। पूरा भारत हर साल मानसून की प्रतीक्षा करता है और देश एक सूत्र में बंध जाता है। फोर्थ, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है जो मानसून पर निर्भर करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब जो मैप है उसमें देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर को बताना है। दिल्ली और संपूर्ण देश में मानसून की वापसी की संभावित तिथि क्या है? हम दिल्ली और जो संपूर्ण देश है वहाँ से पूरे जो मानसून है उसकी वापसी की संभावित तिथि क्या है वो हमें बतानी है। दिल्ली से जो मानसून वापस जाता है उसकी तिथि संभावित क्या है? 15 सितंबर। और संपूर्ण भारत, उत्तरी भारत में 15 अक्टूबर तक चला जाता है और 1 दिसंबर तक दक्षिणी भारत से, ये पूरे भारत से इसकी वापसी हो जाती है। और नेक्स्ट है, 1 दिसंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है, नाम लिखिए। तो गुजरात और राजस्थान ऐसे 2 राज्य हो जाएंगे जो इस समय पे जहाँ से मानसून की वापसी हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट जो है समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे बच्चों।